हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2021 मिशन 240 प्लस में आज जो है हम डे 21 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ऑलरेडी बताए हैं कि कल जो आपका होगा, इधर जो हम 100 क्वेश्चन डाल रहे हैं उसमें कल पड़ेगा। उसके बाद ऑब्वियसली है कि जो हमने 30 डेज तक तो कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपका डे 28, 29, 30, ये जो इसमें आपको जो क्वेश्चन 100 मिलते हैं, तो हम उसमें जो कोशिश करेंगे कि फुल जो है 125 क्वेश्चन आपको दिया जाए। ठीक है, फुल 125 क्वेश्चन, ताकि आप फुल रूप से वो प्रिपरेशन कर सको। उसमें ये मान के चलना है कि वो स्टैंडर्ड टेस्ट ही होगा। देखो 100 भी देते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड टेस्ट ही है, वो 125 रहेगा। ठीक है, उसमें प्रॉपर आपको जो भी है तो अभी से जितने हो सकता है उस चीज को करते रहना। और 25 के 22nd डे के बाद, यानी कि जो डे 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, तो इसमें हम कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। कुछ ना कुछ ड्यूटी वर्क जो भी है वो आपको देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलता रहेगा। लेकिन आपका ड्यूटी है कि इन 2200 क्वेश्चन जो कल 2200 हो जाएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, देखना है। और लास्ट का जो 3 होगा, यानी फुल 125 क्वेश्चन के होंगे। ठीक है, तो उसमें से आपको एक मैक्सिमम एज करना है, ये टारगेट है। तो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कि आज का हम क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन जो देखो था कि डे 5 में हमने जो क्वेश्चन नंबर 16 दिया था। ठीक है, तो डे 5 में क्वेश्चन नंबर 16 जो था उसमें था कि द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज। एक्चुअली में ये क्राउडिंग इन होता है, हमें वो उसको मिस्टेक बाय मिस्टेक जो भी है ये बता दिया था, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, क्राउडिंग इन है कि जो आपका गवर्नमेंट, मान के चलो क्या आता है, कुछ जो सेक्टर है गवर्नमेंट उसमें सफिशियंट है उसमें एक्सपेंडिचर करने के लिए, कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट उसमें सफिशियंट है। जस्ट एग्जांपल लो कि मान के चलो एक मेजर पोर्ट बन रहा है। यदि मेजर पोर्ट कहीं बन रहा है तो गवर्नमेंट उसमें एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के कारण यदि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उस एरिया में, अब पोर्ट बनेगा तो बहुत सारी चीजों को बनाना पड़ेगा, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो उसको क्राउडिंग इन कहते हैं। तो उसको आप सुधार कर लेना। ठीक है, डे 5 जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 16, ये एक स्टूडेंट ने मुझे याद दिलाया, थैंक यू टू हिम। रंजीत कुमार ही नाम था उसका, तो उन्होंने याद दिलाया, तो थैंक यू। और सुधार करना है आपको। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, a person X was driving in a place where all roads ran either north south और ईस्ट वेस्ट, यानी नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट में जा रहा, फॉर्मिंग ए ग्रिड। ठीक है, तो ये ग्रिड आपका इस ढंग से बन रहा है। ठीक है, तो रोड्स आर at a distance of 1 kilometer from each other in a parallel. ठीक है, he started at a intersection of two roads, drove 3 kilometer north, 3 kilometer west and 4 kilometer south. Which further route could bring him back to his starting point if the same route is not repeated? देखो क्या करा कि जो 1 किलोमीटर के ये पे बना हुआ है। ठीक है, 1 किलोमीटर पे इस ढंग से बना हुआ है, इस ढंग से आपका ग्रिड 1 किलोमीटर पे बना हुआ है। तो देखो ये पहले सबसे पहले कर लो, ये नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, इसके बाद साउथ है, ये ईस्ट है, ये आप बना लो। अब कहां से कहां जा रहा है, ही स्टार्टेड एट इंटरसेक्शन ऑफ टू ड्रोव, ये मान के चलो कि यहां से स्टार्ट इसने किया। अब तो कह रहा है कि 3 किलोमीटर नॉर्थ गया। ठीक है, 3 किलोमीटर नॉर्थ गया, इसको ये सीधा मानो। ठीक है ना, नॉर्थ गया। उसके बाद 3 किलोमीटर वेस्ट, तो 3 किलोमीटर ये वेस्ट, 3 किलोमीटर वेस्ट। अब उसके बाद 4 किलोमीटर जो है वो साउथ गया। ठीक है, 4 किलोमीटर साउथ गया। तो कह रहा है कि अब कितना चले, लेकिन सेम रूट पे नहीं जाना है, इसी रूट पे रिपीट नहीं करना है। तो इस रूट में जाने के लिए, यहां पहुंचने के लिए क्या है, शॉर्टेस्ट है कि इधर ये, ठीक है ना, तो ईस्ट की ओर जाए 3 किलोमीटर ईस्ट, और फिर जो है ये नॉर्थ की ओर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। तो 3 किलोमीटर ईस्ट देन 1 किलोमीटर नॉर्थ पे पहुंच जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। नेक्स्ट का रहा है कि बगलिहार, डलहस्ती और सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यानी कि वो किस नदी पे वो बनाया गया है,
ठीक है, तो ये आपका है, इसमें कह रहा है चिनाब एंड झेलम, चिनाब एंड इंदस, रावी, चिनाब, चिनाब गनली। ठीक है, तो चिनाब पे वो बनाया गया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधीज दांडी मार्च। तो ये देखो बहुत आसान है, गांधी इरविन पैक्ट देखो होता है दांडी मार्च में के टाइम में इरविन होते हैं। इरविन को गांधी जी कुछ पॉइंट्स देते हैं, 11 पॉइंट्स, कि ऐसा है इस पॉइंट्स को मान लीजिए, यदि आप नहीं मानते हो तो हम आंदोलन करेंगे। तो इरविन ने बोला ठीक है आंदोलन ही कीजिए, नहीं मानेंगे तो इरविन थे। नेक्स्ट है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। देखो ये प्रिज्म है, अब प्रिज्म में व्हाइट लाइट जो जाता है तो वो 7 कलर में जो स्प्लिट हो जाता है, तो ये प्रिज्म को सबसे पहले यूज किया था ये सर आइजक न्यूटन ने। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ये जो आंदोलन है, ये सत्याग्रह जो है वो उनका कर रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो देखो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, इसमें देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाया, तो 1928। राजकोट सत्याग्रह एक तरह से वो लॉन्ग मार्च ये चला लॉन्ग टर्म, तो 1938 39, ठीक है ना, 38 39 39 वाला पीक पे था। चंपारण सत्याग्रह ये सब लोग जानते हो 1917। फिर आपका नागपुर सत्याग्रह 1923। तो सबसे पहले आपका 3, तो 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और 2, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आपका ये डी हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद 2 और मोर कंट्रीज। तो देखो अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश आपका भूटान से करता है, ठीक है, भूटान से कर रहा है, चाइना से कर रहा है और म्यांमार से कर रहा है, तो ये कर रहा है। आसाम, आसाम जो है भूटान और वेस्ट बंगाल 2 से कर रहा है। मिजोरम, मिजोरम जो है वो WB वेस्ट बंगाल और ये आपका म्यांमार ये से कर रहा है 2 से। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा सिर्फ WB से कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल से कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 2 या 2 से अधिक से नहीं कर रहा है, तो डी हो गया आंसर। नेक्स्ट कर रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जापानीज स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स। तो जापानीज जो स्पोर्ट्स ब्रांड है एसिक्स जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन अभी नियुक्त किए गए हैं, तो रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, ठीक है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। देखो महाराष्ट्र जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है, मध्य प्रदेश का भी अच्छा खासा है। अब उड़ीसा और पंजाब में कंफ्यूजन है, तो पंजाब का लिस्ट है और उड़ीसा, क्योंकि ये दोनों में ऑलरेडी आप आराम से एलिमिनेट कर ले जाओगे, उड़ीसा और पंजाब। तो पंजाब में ये कम है और उड़ीसा में ये ज्यादा है। देखो एक इसका तरीका ये भी है, जनरली देखोगे कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट से भी आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सीट इसमें सबसे कम जो है पंजाब में है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नॉर्मली जो क्या होता है, मैग्निफिकेशन का है कि किसी भी चीज को, सपोज स्मॉल चीज है, उसको हम देखने के लिए, या फिर लार्ज ऑब्जेक्ट ही है, तारा वगैरह है, तो वो लार्ज ऑब्जेक्ट है लेकिन हमारे से इतना डिस्टेंस है कि वो बहुत छोटा दिखता है, तो उसको हम मैग्नीफाई करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे 10 टाइम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन 10 20, इसका मतलब जो है कि ऑब्जर्व्ड साइज, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो डिवाइडेड बाई एक्चुअल साइज। तो ऑब्जर्व साइज नॉर्मली उसको आप बड़ा करके ही देखते हो, और बाई एक्चुअल साइज तो मान के चलो कि 10 टाइम्स बड़ा करके देख रहे हो, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 10 हो गया, 20 टाइम्स, तो ये आपका हो गया ऑब्जर्व साइज ऑफ स्पेसिमेन बाई एक्चुअल साइज, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 4 फ्रेंड्स ABCD कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल्स आर इन अ ग्रुप, ठीक है, तो उसमें 2 मैरिड कपल हैं, तो बोथ द वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, यानी महिलाएं जो है अपने पति से छोटी हैं हाइट में। ए इज टॉलेस्ट अमॉन्ग द 4, तो ए टॉलेस्ट है, इसका मतलब ए ऑलरेडी आपका मेल हो गया, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सी इज टॉलर देन बी, अब डी इज ब्रदर, डी इज बीज ब्रदर, इसका मतलब डी भी आपका जो है वो मेल है, ठीक है, तो डी मेल है और ए और डी मेल है, और बी और सी जो है वो फीमेल है। तो देखो कह रहा है कि सी इज टॉलर देन बी, तो सी इज टॉलर, ये बी हो गई, तो इसका मतलब बी शॉर्टेस्ट है, ठीक है, तो बी आपका शॉर्टेस्ट है। तो देखो ऑल 4 हैव, और एक ये कह रहा है कि डी इज बीज ब्रदर, तो इसका मतलब है कि ऑल 4 हैव फैमिली टाइज, सही है।
जो बी इज द शॉर्टेस्ट, ये भी सही है आपका। सी इज टॉलर देन डी, देखो तो सी जो है टॉलर, अब ए इज बी इज हस्बैंड, अब देखो ये ए टॉलेस्ट है, इसका मतलब ए तो मेल है। अब कह रहा है कि डी जो है बी का ब्रदर है, तो डी जब बी का ब्रदर है तो इसका मतलब है कि डी और बी में रिलेशन नहीं होगा, डी और सी के साथ ही मैरिज वाला रिलेशन होगा, तो इसका मतलब है ए है बी का हस्बैंड है, तो सी इज टॉलर देन डी, ये गलत आपका हो गया, ठीक है, तो सी इसका गलत हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ये हम रिपीट हो गया है, ठीक है, देखो ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूं कि रिपीट नहीं हो, लेकिन सम टाइम एक आध ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो ये रिपीट हो गए हैं। इसका मैंने सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है, आप इसको देख लेना, ये पहले ही हम इसको सोल्व करवा चुके हैं, ठीक है, तो ये रिपीट हो गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो जूल एनर्जी का यूनिट है, वॉट आर आपका एनर्जी का यूनिट है, और न्यूटन मीटर भी एनर्जी का यूनिट है। ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका ये जो है फोर्स का है, ठीक है, ये फोर्स का है, तो ये नहीं होगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स, तो कैल्शियम कार्बोनेट के ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के डिफरेंट फॉर्म हैं, ठीक है, तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट है देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज, ये क्या है, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, electronics and gardening. The gardening groups meet every second day. The electronics group meet every third day. Chess group meets every fourth day. And photography groups meet every sixth day. यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो 2, ये 2, 3, 2, 5 और ये 3, फिर 3 से करोगे तो ये सॉरी ये 1 यहाँ है, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1, 1, 2, 5, 1, ठीक है, तो ये 60 इसका हो गया। तो कह रहा है कि 180 डेज में ये सब लोग एक साथ कब मिलेंगे, तो 60 इसका आया और 180 है, तो इसका मतलब 3 होगा, डिवाइड करोगे 180 को 60 से तो 3 आ जाएगा, तो 3 डेज में सब लोग साइमल्टेनियसली मिलते हैं। नेक्स्ट का रहा अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM एंड लास्ट टिल 2:27 PM. 4 periods of equal duration are held during this interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the students. The exact duration of each period. तो देखो कह रहा है कि क्लास 11 AM से स्टार्ट होता है, तो ये 3 आवर 27 मिनट चलता है, 3 आवर 27 मिनट्स, तो इसका मतलब क्या है, मिनट में इसको बदलोगे तो 207 मिनट्स होगा, 207 मिनट्स। अब देखो 4 करा हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल इक्वल, ये आफ्टर एवरी पीरियड आर रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स इज गिवन टू द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। अब देखो 4 पीरियड्स होता है, तो 1, 2, 3, 4, अब देखो 1, 2, 3, 4, तो इसमें है कि 5 मिनट से यहाँ इंटरवल, 5 मिनट से यहाँ इंटरवल, 5 मिनट से यहाँ, तो 15 मिनट का इंटरवल देते हो। अब देखो यदि इसमें आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, ये मिनट ले आए, 15 मिनट का इंटरवल है, तो देखो यदि आप सिंपल 50 रखोगे, 50 रखोगे, तो 50 में क्या होगा, 4 का तो 200 मिनट्स तो यही हो गया, और 7, तो इसका मतलब है कि ये इंटरवल 5-5 नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 215 का रहता तब आपका पॉसिबल हो सकता था, तो 50 नहीं होगा, तो जब 50 नहीं होगा तो इससे अधिक का नहीं हो सकता, इसका मतलब 48 ही होगा, एज सिंपल। नेक्स्ट करा द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन यन सेल, तो देखो ये किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 2n² होता है, तो देखो अब ये ध्यान रखना है कि यन सेल कौन सा सेल होता है, तो के सेल होता है फर्स्ट, और ये एल होता है सेकेंड, एम होता है थर्ड, और जो आपका एन है वो फोर्थ है, तो 2 × 4², तो 2 × 16 = 32, तो एन सेल में मैक्सिमम जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ये जानना, 2 चीज जानना कि 2n² फॉर्मूला है और आपका KLMN ये जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है 30 ग्राम ऑफ सुगर वॉज मिक्सड इन 160 ml ऑफ वाटर इन ए वेसल ए, ठीक है, 40 ग्राम ऑफ सुगर वॉज मिक्सड इन 280
ml of water in vessel B and 20 gram of sugar was mixed in 100 ml of water in vessel C. The solution of the vessel B is, तो देखो जो सॉल्यूशन ए है उसमें चीनी कितना है, यानी कि 1/7, ये 1/6 है, बी में कितना है, तो ए में 1/7, सॉरी 1/6, बी में 1/7, बी में 1/7 और सी में 1/5, ठीक है। तो कह रहा बी में क्या होगा, तो स्वीटर देन सी, तो बी में स्वीटर देन सी नहीं होगा, बी में 1/5 है, इसका मतलब बी ये सी स्वीटर है, तो ये गलत हो गया। स्वीटर देन डैट इन ए, अब देखो जो ये भी बी का जो है, ठीक है ना, तो बी का लीस्ट स्वीट है क्योंकि 1/7 है, तो ये भी गलत हो गया। एज स्वीट एज इन सी, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेस स्वीट देन सी, ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6, 1/7, 1/5 ये आपको करना था, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, Which one of the following statements with regard to economic model is not correct? कहा कि they involve simplification of complex process। यह सही है। देखो जब हम इकोनॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो दो को प्रोडक्ट लेंगे या दो आदमी लेंगे, राम और श्याम लेंगे, दो कंट्री लेंगे, इंडिया और कोस्टारिका सपोज लिए, दो प्रोडक्ट लिए, वीट और सपोज शुगर लिए, या वीट लिए और टीचिंग इकोनॉमिक्स लिए, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कॉम्प्लेक्स। अदरवाइज क्या है, थाउजेंड्स ऑफ चीजें हम यूज करते हैं हर डे, तो फर्स्ट सही है। दे रिप्रेजेंट द होल और अ पार्ट ऑफ ए थ्योरी। यस, वो ये जो है किसी सिद्धांत को पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, या तो जितना पॉसिबल हो सकता है उसको फुल रूप में भी, कुछ कुछ चीजों को फुल रूप में प्रेजेंट करते हैं, कुछ को पार्ट में ये प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। दे कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली थ्रू इक्वेशन, नहीं ये ओनली थ्रू इक्वेशन नहीं, ग्राफ के मदद से भी करते हैं, ग्राफ की मदद से भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आइदर ग्राफ से करो या इक्वेशन से, मेनली दो तरीका है, ठीक है। फिर या फिर चार्ट वगैरह और ये सब भी हम दिखाते हैं, तो सी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, दे हेल्प इन गेनिंग एन इनसाइट इनटू कॉज एंड इफेक्ट। यस, जो ये आपको हेल्प करते हैं, एक्चुअल में मॉडल आपका सिंप्लीफाई वे में है, लेकिन वो उसको एक्चुअल चीजों को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। तो डी भी सही है, तो सी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, इन aid of charity, every student in a class contributes as many rupee as the number of students in that class. With the additional contribution of rupee 2 by one student only, the total collection is 443. Then how many students are there in the class? तो देखो 443 में 2 रुपी एक ने एक्स्ट्रा कर दिया है, तो इसका मतलब 441 रुपी एक्चुअल में कलेक्ट होना चाहिए। अब 441 क्या है, देखो ये 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर होगा क्या है, 144 हो जाता है। 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आ जाता है। अब देखो ये आपका ये 43 का करोगे तो बहुत ज्यादा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और 35 का भी करोगे तो 35 का करोगे तो 1225 हो जाएगा, इसमें भी ज्यादा हो जाएगा। तो यही आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो ये इसमें करेक्टली कौन सा मैच है, तो ये आपका एटलस माउंटेन है नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में, तो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है ये, सही आपका आंसर बी है। आपका होमवर्क क्या रहा कि आप अब्सिनियन प्लेटू कहाँ है ये आपको बताना है, गिनी हाईलैंड कहाँ है, और ओकाबांगो डेल्टा जो है द्रोणी बेसिन ये कहाँ है, ये आपको ये बताना है। तो आंसर इसका बी हो गया, लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि एब्सिनियन प्लेटू, गिनी हाईलैंड और ओकाबांगो बेसिन कहाँ है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनीताज मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स कैरिंग इक्वल मार्क्स, यानी कि 70 क्वेश्चंस उसमें थे। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 70 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है क्या कि उसमें 10 अरिथमेटिक के हैं, 10 अरिथमेटिक हैं और 30 अलजेब्रा हैं, 30 ज्योमेट्री हैं। Although C answered 70% of arithmetic, यानी 70% अरिथमेटिक का सोल्व किया तो 7 क्वेश्चन सोल्व किया। 40% ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा का 40% यानी कि 12 क्वेश्चन, और 60% ऑफ ज्योमेट्री, इसका मतलब 18, ठीक है। तो टोटल प्रॉब्लम की टोटल कितने इसने किए, ये आपके 17, 18, 35 किए। अब कह रहा है कि करेक्टली सी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज सी गोट लेस देन 60% मार्क्स, द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन सी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% पासिंग मार्क्स। 60% पासिंग मार्क्स है, इसका मतलब है कि 70 का 60% कितना होता है, 42 होता है, और इसने प्राप्त कितना किया, 35,
तो इसका मतलब 7 और करेगी तो 42 हो जाएगा, तो 7 मोर क्वेश्चंस, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड, तो अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट सही है, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट सही है, और फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स, ये आपका सब में ये काम आता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा कि द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी वाज 5,000, the monthly average salary paid to male and female employees was 5,200 and 4,200 respectively, then the percentage of males employed in the company, तो देखो टोटल आपको 100 है, तो 100 का तो 5,000 एवरेज है, तो 5,000 इंटू 100 कर दो, और ये इक्वल टू क्या है, मेल जो आपके हैं 5,200 उसको मिल रहा है, तो 5,200 इंटू आप एक्स कर दो, और प्लस 4,200 इंटू आप 100 माइनस एक्स कर दो, तो 100 माइनस एक्स जो है विमेन है। अब इसको सोल्व करो, देखो ये जो है 0 0 आप सबसे हटा दो, तो 0 सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से 0 0 हटा दिए। अब इस इक्वेशन तो 5,000 इक्वल टू 52x प्लस 4,200 और माइनस आपका 42x, तो देखो इसको इधर ये ले आओ, ये वाला को इधर ले आओ, तो ये क्या होगा 800, ये आपका क्या होगा 10x हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू 80, तो मेल हमारा x ही तो लिए थे, तो इसमें मेल कितने हैं वो 80% है और फीमेल 20% है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय, तो कई ऐसे स्टेट्स हैं वो उनके क्या हैं कि 2 और मोर स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है, अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बाय लॉ पास करके ये कर सकती है, ठीक है। तो इसका जो है वो आपका देखो इनिशियली इस चीज को 1956 में ये पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि 1956 में स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया तो हर स्टेट में आप सेपरेट हाई कोर्ट नहीं दे सकते हो, तो उसमें फिर ये प्रोविजन किया गया कि 2 और मोर के हो सकते हैं। जैसे आप देखो पंजाब और आपका हरियाणा का सेम है, चंडीगढ़ में है, फिर या फिर देखो कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है गोवा को भी कवर करता है, तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन इसमें है, द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ नॉर्मल डिमांड कर्व, तो देखो ये डिमांड कर्व है, तो ये जो डिमांड कर्व इस ढंग से होता है और सप्लाई जो होता है इस ढंग से होता है। अब देखो ये कोई जो स्ट्रेट ये स्लोप किस लेवल का होगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है डिमांड ये डी है, उसमें थोड़ा स्टीप भी हो सकता है, थोड़ा और फ्लैट भी हो सकता है, और ये एसएस है। इसका मतलब है कि देखो प्राइस, जब ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो देखो प्राइस और क्वांटिटी, तो प्राइस जब बढ़ रहा है तो क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी डिमांड जो है कम होगा, मान लीजिए ये प्राइस पी है तो इस पर यहाँ है, अब प्राइस यदि कम कर दो तो डिमांड आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द स्लोप, तो स्लोप यहाँ क्या है, देखो अब एंगल ये बनाओगे यहाँ से, ठीक है ना, ये तो जब ये है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्या है, ये निगेटिव में आ जाएगा, ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली क्या होता है ना, इस वजह से कि आप यदि एंगल ये ले रहे हो तो उसमें आपका निगेटिव हो जाता है, तो स्लोप यानी कि उसको निगेटिव में हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो 25 क्वेश्चन आज हो गए। अब इसमें कह रहा है कि राइट एन एसे इन अप्रोक्सीमेट 300 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक, तो सोशल मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो ये सिंपली दे दिया सोशल मीडिया जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसका मतलब है कि ये नहीं है कि सिर्फ आप पॉजिटिव ही लिखोगे, इसमें क्या है कि वो वर्क सही से देखो, कहीं भी द मोर ओपन या लेस वर्ड्स आर गिवन इन एनी एसे द डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड इट। अब सिंपली दिया हुआ 4th पिलर, देखो डेमोक्रेसी का 3 पिलर क्या होता है आपका, ये आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तो 3 पिलर हैं, वो 3 पिलर सबसे ये प्रॉपर
लेकिन वो थ्री पिलर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में, उनके राइट्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वर्क करते हैं। फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू है, इन्होंने एक तरह से उसको डिवीजन किया, डिवीजन ऑफ वर्क अमॉन्ग ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो मीडिया है, सोशल मीडिया जो है, वो फोर्थ पिलर है, क्योंकि जनता अवेयर कहाँ से होती है, आपको मीडिया से ही पता चलता है कि यस, कोई भी देखो बहुत सारी चीजें होती है। इवन अभी इसी वजह से देखो कि बहुत सारा टर्म जो होता है गोदी मीडिया और या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड टर्म्स यूज होते हैं। देखो बहुत सारे जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं या फिर मीडिया हाउसेस होते हैं, वो क्या है, सरकार के एकदम तुक में तुक मिलाते रहते हैं कि जो बोला उन्होंने सही नहीं। जो मीडिया होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। फोर्थ पिलर यदि है तो ये अपना काम करना चाहिए। यदि ऑल थ्री पिलर्स के पास राइट्स हैं तो इनके पास राइट्स रिटर्न में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी बनती है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करो, जिससे कि जनता को टू द पॉइंट्स जो सही है, जनता जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। कोई करप्शन में इन्वॉल्व है तो जनता को पता होना चाहिए कि करप्शन में इन्वॉल्व है। लेकिन किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो जनता को यह भी पता होना चाहिए। यदि कोई मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज देखोगे कि बहुत बार जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, तो जब फॉरेन में प्रॉब्लम हुआ तो एक ट्वीट के मदद से वो बहुत लोगों को हेल्प करती थी कि यस, कहीं कोई फंसा हुआ है, किसी को बाहर लाना है, वहाँ की एम्बेसी तुरंत हेल्प करने के लिए, या जहाँ से उनसे यदि उनका कोई पर्सनल कांटेक्ट भी है, मींस आउट ऑफ ऑफिस और इनसाइड ऑफिस, व्हाटसोएवर वे हो सकता था, उसको हेल्प करने के लिए तैयार रहती थी। ठीक है, दैट्स फाइन। और आपने बहुत लोगों को देखा, बहुत मिनिस्टर्स को करप्शन के चार्जेस में। अब यदि कभी भी प्राइम मिनिस्टर भी यदि है करप्शन के चार्जेस में, तो ठीक, मीडिया को ये करना चाहिए। लॉट ऑफ टाइम देखोगे कि आज की डेट में सेडिशन चार्जेस और बहुत सारे आपका एनएसए एक्ट या फिर वापा लन फंड जो भी लगा करके बहुत बार कोशिश किया जाता है शांत करने का। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप मीडिया में हो तो आपको निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत सारा वैल्यू जो डिग्रेड हुआ है, इसके कारण ही ये हुआ है। तो सबसे पहले तो बेसिक की फोर्थ पिलर का मतलब आप क्या समझते हो, उसके बाद आपको एक्चुअल में होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, ये सारी चीजों को आपको ये इसमें हाईलाइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ऑन द गिवन टॉपिक। करा इज ह्यूमैनिटी इनफ टू हैंडल क्राइसिस एंड सर्विंग द पीपल इन नीड। ठीक है, ये इसको ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। तो कह रहा है कि इज ह्यूमैनिटी इनफ टू हैंडल क्राइसिस एंड सर्विंग द पीपल इन नीड। तो क्या ये ह्यूमैनिटी जो है अकेले एक तरह से सक्षम है, तो ह्यूमैनिटी इनफ है? तो देखो, जो इसमें ये करना है कि मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स है जो कि आपको ह्यूमैनिटी के थ्रू ही सोल्व किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो कि कोई भी कहीं भी चीजें जा रहे हो आप, कोई आप थोड़ा सा मदद मांगता है, वो मदद देने से आपका इकोनॉमी की स्थिति पे बहुत बुरा नहीं होगा। जस्ट ह्यूमैनिटी की जरूरत होती है। सम टाइम फॉर एग्जांपल आप किसी भी होटल रेस्टोरेंट या फिर व्हाटसोएवर में आप जाते हो, बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हो। अब कोई गरीब बच्चा भूखा हुआ है, उसे आप 10 रुपीज दे दिए, तो 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज आप टिप में दे रहे हो एक अच्छे रेस्टोरेंट में। यदि 50 रुपीज आप टिप में दे रहे हो रेस्टोरेंट में और 20 रुपीज में कोई एक बच्चा भूखा है तो भोजन कर ले, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ रहा आप पर, ह्यूमैनिटी सिर्फ आपका है। ए लॉट ऑफ टाइम देखो बहुत सारी चीजें फेक दी जाती है लेकिन उसको दिया नहीं जाता है, तो उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं लग रहा है। देखोगे कि बहुत सारा, जैसे मैं दिल्ली वगैरह में देखता था कि बहुत सारे लोग हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो उनको डेली वो कुछ ना कुछ खिलाते हैं। तो देखो दो तरीके, एक तो स्पेशल उनके लिए बना करके लाओ, तो दैट्स फाइन, आपके पास यदि सक्षम है, आप पॉसिबल है तो आप दो। लेकिन अदरवाइज आपके यहाँ कुछ जो है खराब हो रहा है, मतलब आप दिन में खाया वो बच गया, तो इट्स बेटर है आप उनको खिला दो। बहुत बार जैसे देखो गांव वगैरह में होता है कि गाय को, बहुत लोग हैं कि प्रथम रोटी गाय को खिलाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि यस ठीक है कि हमने खाया, तो देखो तुरंत खराब नहीं हो जाता है। और जो एनिमल बीइंग है उनके जो पाचन शक्ति होता है वो डिफरेंट होता है, वो रोगक्षांश वगैरह बहुत सारी चीजों को प्राप्त, हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम सड़ गल गया है आप उसको खिला दोगे। लेकिन सपोज आपने रात में रोटी बनाया, अब 4 एक्स्ट्रा बच गया, तो क्या करते हैं लोग, या तो है कि आप कूड़े में उसको डस्टबिन में डाल दोगे, या फिर लेकिन किसी के पास गाय है, भैंस है, व्हाट्सएवर है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय को ही, भैंस को भी खिलाओगे, वो भी दूध देती है,
तो जिसको भी दे दिए, तो वो क्या है, वो ह्यूमैनिटी सिर्फ है, आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ रहा है। तो जो मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं वो ह्यूमैनिटी से, अब लेकिन उसके अगेंस्ट में भी लिखना, तो इज ह्यूमैनिटी इनफ, तो नो उसमें लिखना है नो, ये क्योंकि ए लॉट ऑफ थिंग्स है। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमैनिटी रख रहे हैं लेकिन आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका सिर्फ ह्यूमैनिटी हेल्पफुल भी हो, तो आपका सिर्फ ह्यूमैनिटी की जरूरत नहीं पड़ती, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प की जरूरत पड़ती है, इकोनॉमिक हेल्प की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो ठीक है, तो लॉ की जरूरत होती है, साइंस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, इकोनॉमी की जरूरत होती है, गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें करने की जरूरत होती है। तो सिर्फ ह्यूमैनिटी, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि रोड एक्सीडेंट में किसी का, गुड सैमरिटन लॉ आपने देखा कि मान के चलो कि एक गोल्डन आवर होता है कि किसी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उस गोल्डन आवर में यदि वो डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो उसका इलाज आराम से हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको गोल्डन आवर में मिल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी सोचता है कि हम लॉ के लफड़े में क्यों पड़े। लेकिन गुड सैमरिटन्स लॉ आने पर क्या है कि यस, पुलिस आपको टॉर्चर नहीं करेगी, पुलिस आपको ये अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, क्यों कैसे, ये पहला आपका काम है ड्यूटी कि उसको ट्रीट करना, डॉक्टर भी हैं पहले उसको ट्रीट करेंगे व्हाट्सोएवर, फिर फॉर्मेलिटी, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप डालो, और या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर पे। तो जो भी है जिन्हें टेस्ट लिखना है, जो कंप्लीट 2500 का प्रोग्राम अभी भी जो कर सकते हैं आप, जब देखो अब कम से कम ये है एक दिन में आप 200-250 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना, अभी भी कोई भी टेस्ट लिखना है, एक ही टेस्ट लिखो, 2 टेस्ट लिखो, व्हाट्सएवर लिखो, आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।